हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज देखते हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि हमने एक डाइपोल लिया है ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा क्यू इंटू ई एज यू कैन सी, और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्यू इंटू ई। तो सी के अबाउट अगर हम इसका टॉर्क लें, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, आप लोगों को पता है कि टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। तो सी के अबाउट अगर हम टॉर्क लेंगे सो नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू सी बी क्रॉस क्यू ई आर क्रॉस एफ प्लस सी ए क्रॉस माइनस क्यू ई। तो आर क्रॉस एफ से हमने टॉर्क लिख दिया नेट। इसको अगर हम देखें तो इसमें से क्या क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। दिस कैन बी रिटन एज सी बी माइनस सी ए कैन बी रिटन एज प्लस ए सी क्रॉस क्यू ई। सो यू कैन सी दैट सी ए विद ए नेगेटिव साइन को मैंने ए सी लिख दिया है। यू कैन सी दैट ए सी प्लस सी बी, ये कितना आएगा ए सी प्लस सी बी? ए सी प्लस सी बी विल बी इक्वल टू ए सी ए बी। So this can be written as Q into AB क्रॉस E। ये हमारे पास टॉर्क आ जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कि डाइपोल मोमेंट P कैन बी रिटन एज Q इंटू ए बी वैक्टर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? एनी वन चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो एनी वन चार्ज क्यू हो गया, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस ए बी हो गया, और डायरेक्शन हो गई माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो बेसिकली इस केस में आप देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी। तो टॉर्क इक्वल टू क्यू ए बी क्रॉस ई में क्यू इंटू ए बी इज पी, सो टॉर्क कैन बी रिटन एज पी क्रॉस ई। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे, दिस विल बी इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड ई वैक्टर। तो अगर हम पी वैक्टर इस तरफ बनाते हैं जैसा कि गिवन है, और ई वैक्टर इधर हो, दोनों वैक्टर्स को अगर हम टेल मिलाते हुए बनाएं और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो पी क्रॉस ई, राइट हैंड फिंगर्स को अगर हम पी से ई की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब हमें टॉर्क की डायरेक्शन देगा जो कि अंदर की तरफ आ जाएगी। तो ऐसे केस में टॉर्क विल बी इक्वल टू माइनस के कैप के अलॉन्ग होगा टॉर्क की डायरेक्शन, अगर हम इस स्क्रीन के प्लेन को एक्स वाई प्लेन कंसीडर करें तो ये आपके पास हुआ टॉर्क का मैग्नीट्यूड और टॉर्क की डायरेक्शन कैसे देखनी है। मैग्नीट्यूड देखने के लिए पी साइन थीटा कर देंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वैक्टर एंड ई वैक्टर, दोनों को टेल मिलाते हुए बनाइए, और पी से ई की तरफ पी क्रॉस ई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप नोट कर सकते हैं, जो आप ध्यान दे सकते हैं, वो ये हैं कि पहली बात तो ये है कि ये टॉर्क जो है, दिस टॉर्क इज ड्यू टू ए कपल ऑफ फोर्सेस। कपल आपको पता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो होते हैं उनको हम कपल बोलते हैं। नेट फोर्स इस पर अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा? इस पर नेट फोर्स 0 होगा। एनी डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि क्यू ई और माइनस क्यू ई फोर्सेज लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम, सो नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। टॉर्क 0 नहीं है, दिस टॉर्क इज ड्यू टू ए कपल ऑफ फोर्सेस, और जो भी कपल का टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमने सी के अबाउट टॉर्क लिखा अभी, सी पॉइंट के अबाउट, बट अगर सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ना भी लिखें, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें तो टॉर्क सेम आएगा, बिकॉज कपल का टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू पाई, और फोर्स भी 0 होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई, क्योंकि फोर्स तो हमेशा ही 0 है।
तो थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई दो ऐसी सिचुएशन मिलती हैं जहाँ पर कि आपका टॉर्क भी 0 है और फोर्स भी 0 है, लेकिन थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, बिकॉज इस केस में अगर आप थीटा इक्वल टू 0 से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो हमेशा थीटा इक्वल टू 0 में आने की टेंडेंसी होगी, यानी टॉर्क विल ऑलवेज ट्राई टू रोटेट this dipole such that P becomes parallel to E. So torque will always try to rotate dipole such that P becomes parallel to E. तो P से E पैरेलल जिस तरफ हो रहा होगा उस तरफ टॉर्क लगेगा। थीटा इक्वल टू पाई इसी तरीके से कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई से अगर आप इसको छोड़ेंगे तो पाई में जाने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि वापस जीरो में आने की कोशिश करेगा। तो थीटा इक्वल टू 0 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू पाई इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको पता है जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसके ऑसिलेशंस करने की टेंडेंसी होती है जनरली। यहाँ पर भी अगर हम देखें कि इफ डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 एंड रिलीज्ड, तो ऐसे केस में जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क होगा पी ई साइन थीटा एंड दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा। तो अल्फा यहाँ से आ जाता है पी ई डिवाइडेड बाय आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू साइन थीटा। आप देख सकते हैं ऐसे केस में कि अगर थीटा स्मॉल है तो ऐसे केस में टॉर्क जो है वो पी ई बाई आई एक्सिस, पी ई अबाउट आई एक्सिस इंटू थीटा आ जाता है। इसको अगर हम टॉर्क इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा से कंपेयर करें तो ये एंगुलर एसएचएम की कंडीशन आ जाती है, बिकॉज स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है ही, थीटा इक्वल टू 0 में लाने की कोशिश कर रहा है और थीटा के प्रोपोर्शनल भी है, तो एंगुलर एसएचएम हो जाता है, जिससे अगर हम ओमेगा स्क्वायर निकालें तो हमारे पास कितना आ जाता है पी ई अबाउट आई एक्सिस। और टाइम पीरियड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन डिवाइड बाय पी ई। ये आपके पास टाइम पीरियड पता लग जाएगा अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए तो। अगर थीटा लार्ज है, इफ़ थीटा इज़ नॉट स्मॉल, तो वैसे केस में मोशन जो है वो पीरियडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा, लेकिन एसएचएम नहीं करेगा, बिकॉज उस केस में थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। तो इन सारी की सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है टॉर्क के पर्टिकुलर केस में। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर इसको कहीं पर भी हिंज नहीं किया गया है, इफ डाइपोल इज नॉट हिंज्ड एनीवेयर, देन एक्सिस ऑफ रोटेशन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्यों? बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास शुड रिमेन एट रेस्ट, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में तभी रह सकता है जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अल्फा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टू कैलकुलेट अल्फा आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यू नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे आपको पता लगेगी, कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो कि P क्रॉस E से आती है, दैट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर कहीं पर भी हिंज नहीं किया है तो P क्रॉस E की जो डायरेक्शन होगी वो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी एक्सिस, उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे। और अगर इसको कहीं पर हिंज किया गया है, इफ डाइपोल इज हिंज्ड एट ए पॉइंट
तो वैसे केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी along P cross E and passing through hinge. तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा, टॉर्क आपको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है तो ऐसे केस में आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर इसको रोटेट किया जाए तो एनर्जी में चेंज क्या होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले प्रॉब्लम्स जो है वो एनर्जी का फॉर्मूला लगा के हो जाते हैं, और फोर्स वाले प्रॉब्लम या टॉर्क वाले प्रॉब्लम इस मेथड से हो जाते हैं। तो अगले लेक्चर में आपको